dear students, welcome to IES Master. As you all know that UPSC have announced the Engineering Services 2024 result. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 के रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और आईएएस मास्टर से भी कई सारे स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आईएएस मास्टर की पूरी टीम की तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ, उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि योर जर्नी इज नॉट येट एंडेड। अगर आप डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे, लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट रैंक सिक्योर करने वाले रोहित डोंगे। तो रोहित ने एआईआर रैंक 1 हासिल की है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको परेशानी आएंगी, क्योंकि कुछ गलतियां इन्होंने की होंगी। उन सारी गलतियों से, उन सारी चीजों को सही करने के बाद इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो ये सारी बातें, इनका एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे, आप लोग सुनिएगा। और ये होपफुली जो स्टूडेंट्स इस साल तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, डेफिनेटली उनको इनका एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित for securing AIR rank 1 in Engineering Services 2024 examination. Thank you, sir. Thank you so much. So first of all, I will ask कि how was your feeling when you saw your result? आपकी कैसी फीलिंग थी, आपके पेरेंट की कैसी फीलिंग थी? क्योंकि आपने सिर्फ क्रैक नहीं किया, बहुत सारे लोगों का सपना होता है इसको एग्जाम को निकालना, आपने तो फर्स्ट रैंक ही क्रैक कर लिया। Yes, sir. सर एक्चुअली मैंने रिजल्ट देखा नहीं था, मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लाइक फर्स्ट रैंक आया है। सो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव टिल लाइक 5-10 मिनट्स टिल आई सॉ विद माय सेल्फ। सो सर काफी अच्छा लगा। मम्मी पापा को भी काफी अच्छा फील हुआ, लाइक 2 साल से उनको भी इंतजार था इसी मौके का। ओके, तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? यस सर, सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो कुछ बताइए अपने बारे में, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की, अभी कौन सा अटेम्प्ट था आपका, और कहाँ से आपने अपनी इंजीनियरिंग की, कब कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट की? सर मैंने इंजीनियरिंग आईआईटी हैदराबाद से की थी। मैं 2022 का ग्रेजुएट हूँ। मैंने प्रिपरेशन मेरे लास्ट सेमेस्टर या कॉलेज होने के बाद शुरू किया था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक गया था, लाइक आई गेव द इंटरव्यू, बट ड्यू टू लेस मार्क्स इन मेंस आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। सो दिस टाइम आई गॉट फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक। तो जैसे कि लास्ट आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट में आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, या फिर हो सकता है पूरा जो भी रिक्वायर्ड चीजें चाहिए होती हैं क्वालिफाई करने के लिए वो आप फुलफिल नहीं कर पाए हो। सो आई वांट टू नो कि व्हाट इज द यूनिक स्ट्रेटेजी दैट यू हैव अडॉप्टेड, कि जिसकी वजह से लास्ट ईयर तो आप नहीं हो पाए थे सिलेक्ट, तो इस साल आपने क्या ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी फॉलो करी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि आपने डायरेक्ट फर्स्ट रैंक क्रैक कर दी? सर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे इस बार, तो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम की मैंने 3-4 साल के कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाता था मैं। दिसंबर से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने लगाना शुरू कर दिया था। तो खुद से लगाता था और ऑफलाइन भी देने जाता था, वो प्रीलिम्स के लिए। और इस बार मैंने जीएस के पूरे सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के गया था, लाइक एटलीस्ट बेसिक सब सब्जेक्ट के पता थे कि अगर कोई जीएस का सब्जेक्ट आसान आ जाए तो हम कर पाए उसे। एंड मेंस के लिए सर मैंने कंसाइज मटेरियल रखा और रिपीटेटिव प्रैक्टिस करता रहा उसी मटेरियल की। और थियरी क्वेश्चंस टॉकिंग मेंस में मेरे प्रिपेयर्ड थे, लास्ट ईयर के नोट्स में मैंने लिख रखे थे सब जगह से थियरी क्वेश्चन, तो उसको रिवाइज करता गया। और टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू सर, मैंने मेरा एक पीडीएफ बना रखा था अबाउट माय ऑल इंट्रोडक्शन एंड ऑल लास्ट ईयर से ही, तो उसको मैंने एडिट किया अकॉर्डिंग टू माय नीड्स, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो ज्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा था, मेंस के मार्क्स, प्रीलिम्स के मार्क्स, या इंटरव्यू के मार्क्स लास्ट ईयर और इस साल में? सर लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी मार्क्स ज्यादा थे, इस बार लास्ट ईयर से कम ही है। और आई थिंक मेंस का फैक्टर ही काफी ज्यादा प्ले किया होगा, क्योंकि पिछली बार मुझे 356 के अराउंड थे, तो दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग 430 450। एंड इंटरव्यू भी लास्ट ईयर का ही अच्छा गया था और तब 140 मार्क्स आए थे, लेकिन इस बार शायद उतने ना हो।
ओके, सो मीन्स द मेंस इज द डिसाइडिंग फैक्टर जिसकी वजह से आप फर्स्ट रैंक पे ही इस समय हैं। क्योंकि यस, शायद इस बार का जो मेंस का पेपर हुआ था, वो लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा-सा डिफरेंट भी था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि बहुत सारा लेंथी था, कुछ अलग से क्वेश्चंस थे। तो कैसे लास्ट ईयर के पेपर्स से और इस साल के पेपर्स में मेंस में आपकी क्या अप्रोच रही? कैसे आपने उसको अटेम्प्ट किया? क्या डिफरेंस लगा उस पेपर में? सर लास्ट ईयर मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था कि मैं पेपर 1 में एक क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था और आंसर भी नहीं आया था और वो मेरे साथ ओके, शुरू में ही हो गया था। मैंने ओके, स्पीड लास्ट में पकड़ी लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो पाया और कॉन्फिडेंस ओके, जा चुका था। तो लेकिन इस साल मैंने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की और पेपर लेंदी पेपर सबके लिए उतना ही है। हमें आंसर्स को थोड़ा शॉर्ट करना है कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जो कि मैं लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करता था चीज़ों को, तो वो इस बार मैंने नहीं किया। मैंने कंसाइज़ वे में आंसर लिखे और स्पीड मेंटेन की। चॉइस ऑफ आंसर इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेंदी पेपर आंसर्स की वजह से होता है। एक तो आप सोचने में टाइम दे रहे हो, जो कि नहीं देना है। पढ़ना है क्वेश्चन और डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाना है। लाइक प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। ट्रू। यस सर। तो पेपर लेंदी शॉर्ट किया जा सकता है। अटेम्प्ट 550 के अराउंड किया जा सकता है। ओके, तो असल में क्या होता है कि कॉलेज में एक आदत बनी होती है कि जितने लंबे आंसर्स लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर वो आदत इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में अगर आ जाती है तो फिर पेपर लेंथी लगने लगता है। तो मतलब कंसाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और यस सर। कम समय में भी आप ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, जैसे कि इस यस, बार आपने किया इस बार। यस तो सर। एक प्रॉब्लम जो सबसे पहले शुरू होती है, एक-एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ है प्रीलिम्स में जीएस की, क्योंकि जीएस का पेपर काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते। उनको समझ में भी नहीं आता कितना पढ़े, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं। तो उनको बच्चों को सजेस्ट करिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर में किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी है। सर मैं कहूँगा कि जीएस के जो क्लास नोट्स रहते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और रिवाइज़ इतनी बार करना है हमें कि लास्ट जो मंथ रहता है या लास्ट 20 डेज़ में, तो तुम 1 डेढ़ घंटे में एक-एक सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हो, जस्ट गो थ्रू करना है हमें। तो 1 डेढ़ घंटे में एक-एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इतनी स्पीड या इतना पता रहना चाहिए नोट्स। और दूसरी बात जो स्टैटिक पार्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी तुम्हारा स्टैटिक पार्ट है जो चेंज नहीं होता है जी, ईयर के साथ, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएँगे और आएँगे तो बनेंगे। और जो डायनामिक पार्ट है, उसमें जैसे करंट अफेयर्स हो गया, उसमें अगर फ़ोकस ना भी किया तो आई गेस चल जाएगा। जिसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, उसके लिए वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिसे आदत नहीं है, वो दो 1 डेढ़ घंटा ना ही करंट अफेयर्स में दे तो सही है। डेली न्यूज़ कभी चाय पीते-पीते गूगल देख लिया, दैट्स ओके। लेकिन सब सब्जेक्ट पढ़ के जाना है और कुछ सब्जेक्ट को अच्छे क्वेश्चंस करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है 4-5 सब्जेक्ट की। और मैथ्स की हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1-2 महीने पहले एग्ज़ाम के। यस सर। इससे जीएस में आप तो 100 राइट, टाइप ला सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो जहाँ से श्योर शॉर्ट सवाल आना है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो तो सिविल का भी एक हिस्सा है, जहाँ पे पट यस सर। सीपीएम काफी पढ़ाया जाता है उसमें। तो वहां से यस, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो हिस्सा तो करना ही चाहिए। और बाकी आपने जैसा बताया कि ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक हमें पढ़ लेना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को फास्ट यस स्पीड सर। में। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स में जो बच्चों को दिक्कत आती है, एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर मेंस और प्रीलिम्स में टाइम काफी कम रह जाता है। तो फिर इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर देम कि फिर वो प्रीलिम्स के डेट आने के बाद फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो आपके अनुसार तैयारी कैसी करनी चाहिए उन्हें? जैसे इस साल भी देखा जाए तो इस साल तो प्रीलिम्स और मेंस में डेट और भी बहुत कम हो गई है। बहुत तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि उनको आप कैसे अप्रोच करना चाहिए एग्जाम? सर लास्ट ईयर लाइक इट वाज़ मतलब काफ़ी टाइम मिलता था प्रिपेयर करने के लिए प्रीलिम्स के बाद। बट इस साल जैसे आपने कहा कि 2 महीने ही है अपने पास, तो इस साल प्रीलिम्स के साथ-साथ ही जो मेंस के सब्जेक्ट है, वो हमें कवर करने हैं। लाइक मेन सब्जेक्ट सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया। लाइक पार्ट 1 पेपर 1 के सब सब्जेक्ट कवर कर लेने चाहिए और पेपर 2 के जो फ्लूइड मैकेनिक्स या बड़े सब्जेक्ट है, वो कवर कर कर सकते हैं। अभी टाइम भी प्रीलिम्स को काफ़ी है।
और जब 1 महीना रहता है 2 महीने में से, तब हम जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कवर कर सकते हैं और एक ब्रश अप दे सकते हैं बाकी सब्जेक्ट को। लास्ट 1 मंथ हमें रिवीजन को देना ही पड़ेगा। 1 महीना अगर रिवीजन को नहीं देंगे, तो स्कोर करना या फिर प्रैक्टिस कम पड़ जाएगी, जिससे स्पीड नहीं मेंटेन होगी, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होगी। तो ये सब चीज़ें सुधारने के लिए 1 महीना लगेगा। राइट, राइट। एग्ज़ैक्टली राइट, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यस, इट क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, प्रैक्टिस भी करना है, तो यस, फिर वो टाइम 2 महीने इट्स नॉट दैट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट। अच्छा, एक चीज़ और बहुत बच्चों के डाउट आता है कि सर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कवरेज? कवरेज की क्या इम्पोर्टेंस है और आपका कवरेज पे क्या अप्रोच था? आपने सब्जेक्ट्स को या पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया था? सर सब्जेक्ट्स तो सब करके जाने, अब सब्जेक्ट्स में आते हैं सब टॉपिक्स। मेनली क्या होता है कि जो एंड चैप्टर्स रहते हैं पीवाईक्यू के, वो थोड़े अनकन्वेंशनल रहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, टनलिंग हो गया, तो ये जो चैप्टर्स रहते हैं, ये थोड़े अनकन्वेंशनल रहते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछ के गए हैं, लाइक एग्ज़ाम में बहुत बार आए उस टाइप के क्वेश्चन, उन्हें अच्छे से कर लेना है और जितने साल के हो सकते हैं उतने कर लेना है। लेकिन जो कोर कोर टॉपिक्स रहते हैं सब्जेक्ट के, उसके सब पीवाईक्यू हमें सॉल्व करने हैं। तो कवरेज ओके, जितना हो सके उतना करना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि कोई एक क्वेश्चन है जो एक ही बार आया है, उसी पे अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब नहीं राइट। करना है। मतलब कवरेज हमें ज़्यादा रखना है, लेकिन उसमें भी हमें प्रायोरिटी देनी है कि कौन-सी हुँ, चीज़ ज़्यादा रिपिटेटिव और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हमें यस सर, ज़्यादा वैल्यू देनी है। वो अनकन्वेंशनल राइट, टॉपिक्स में। अनकन्वेंशनल टॉपिक्स में। अब ये एक दिक्कत आती है कि सर हम कवरेज ज़्यादा रख रहे हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम सोम पढ़ रहे हैं, फिर आरसीसी भूल रहे हैं। आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो फिर हम सोम और स्ट्रक्चर भूल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी यू हैव फॉलोड फॉर द रिवीजन? मतलब सर रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की जो अभी एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? सर दिस ईयर आई फॉलोड कि 2-3 सब्जेक्ट्स मैं हर रोज़ करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि आज पूरा आरसीसी 3-4 दिन कर रहा हूँ। आरसीसी का थोड़ा किया, सोम का दोपहर में किया। लाइक आई यूज्ड टू डिवाइड द टाइम कि पार्ट 1, पार्ट 2। तो इससे क्या होता है, पहली बात हम बोर फील नहीं होते कि एक ही सब्जेक्ट किए जा रहे हैं। और दूसरी बात रैंडमनेस से मेमोरी पावर भी बढ़ती है कि तुम्हें याद रहती है चीज़ें। लाइक आरसीसी सब्जेक्ट जो 2 दिन में आप खत्म करने वाले थे, उसको आपने 4 दिन में लॉन्ग स्पैन में कर लिया। उसके साथ आपने 2 सब्जेक्ट और जोड़ दिए। तो ज़्यादा देर में आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इट्स लाइक गुड। तो रैंडमनेस थोड़ी मेंटेन कर सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से। ओके, एक तो ये चीज़ है कि हमें सब्जेक्ट्स को मल्टी सब्जेक्ट्स रिवीजन करना चाहिए, 2 यस, से 3 यस, 4 सब्जेक्ट्स लेके। एंड व्हाट अबाउट द यस। साइक्लिक रिवीजन? हमें कितने पीरियड्स के बाद फिर से उस चीज़ को रिपीट करना चाहिए? सर वो साइक्लिक रिवीजन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, लेकिन हमें पता चल जाता है कि हम कब भूलना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने वो सर पर्सन टू पिछली बार, पर्सन है। हाँ, गेट के इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें एक शीट पे हम बना सकते हैं सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ रिविजन्स। तो उसमें आप टैली मार्क्स कर सकते हैं कि चलो आरसीसी का एक रिवीजन हो चुका है। लाइक जब मैं मेरा कंप्लीट होगा तब मैं देखूँगा कि अभी चलो सेकंड रिवीजन आरसीसी का करना है, बाकी सब्जेक्ट्स का हो चुका है। सो हमें एनालाइज़ करते रहना है खुद को कि हम कहाँ हैं, कितना बाकी है, कितना हुआ है। तो इन सब चीज़ें से प्लान कर पाएँगे। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती थी रिवीजन्स में, वो आप डिटेल्ड नोट से रिवीजन करते थे या फिर उन डिटेल्ड नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? सर मैं शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ करता था और पीवाईक्यू सॉल्व करता था। ओके, मेन यही था। और टेस्ट सीरीज़ में जो पॉइंट्स मुझे मिलते थे, मेन तो सर पीवाईक्यू थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें हर ओके, टाइप के सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। गेट और ईएससी दोनों के पीवाईक्यू लगाने हैं हमें। ओके। तो मतलब बेसिकली पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। द यस। स्टूडेंट्स नीड टू बी फोकस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, वहां से डाइवर्ट नहीं होना है। ये एक नहीं सर, इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट है। वो एग्ज़ामिनर का माइंड बताता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, या ये राइट, राइट। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कुछ टॉपिक का, वो क्वेश्चन में रहता है। तो एक हेल्प करता है अपने को। हेल्प करता है कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, वेरी राइट। तो शॉर्ट नोट्स हमें रेगुलर साइक्लिक रिवाइज करनी चाहिए और पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। दिस इज द स्ट्रेटेजी यू हैव फॉलो। अब जैसे प्रीलिम्स होने के बाद आपने मेंस के लिए क्या अप्रोच यूज किया? क्योंकि प्रीलिम्स का अप्रोच एक डिफरेंट होता है। वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं,
लेकिन जब हम उसी चीज को जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, शेयर सेंटर की, जैसे हमने शेयर सेंटर का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, हुँ, जो मेंस के लिए जब हम उस शेयर सेंटर को निकालेंगे किसी के लिए, तो वी नीड टू ड्राइव दैट यस सर। इक्वेशन देयर। तो व्हाट इज द अप्रोच यू हैव अडॉप्टेड, कैसे आप प्रीलिम से मेंस में शिफ्ट हुए? सर मेंस में एक होलसम स्टडी करनी रहती है। जैसे आपने डेरिवेशन की बात की, मैंने डेरिवेशंस के लिए एक मेरी छोटी-सी डायरी बना रखी थी कि मैंने उसमें सब डेरिवेशंस लिख रखे थे, कि चीज़ें डिराइव कैसे हुई है। तो वहाँ से हमें बेसिक से शुरू करके कंप्लीट जाना है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। कि समझो मैंने फ़ॉर्मूला लिखा, मुझे पता ही नहीं कि ये फ़ॉर्मूला किस चीज़ का है, कैसे आया है। मतलब भले ही डेरिवेशन ना पूछे बट अगर पता रहा तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो राइट। डेरिवेशंस, पीवाईक्यूज़ को मैंने रिपिटेटिव प्रैक्टिस किया। हमें पढ़ के प्रैक्टिस कभी भी नहीं करना है न्यूमेरिकल्स वगैरह को, लिख के प्रैक्टिस करो। टाइम लगेगा, लेकिन एक मसल मेमोरी या तुम्हें एक मेमोरी बन जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना है, हाथ दर्द करेंगे, दिक्कतें आएँगी, लेकिन हम लिखते रहना है। ओके, दिस इज द अप्रोच। ये मैं भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। ऐसा होता है ना कि बच्चे देखते हैं क्वेश्चन, कहते हैं ये तो हो जाएगा, और फिर एग्जाम में जाते हैं तो फिर हो नहीं पाता वो। नहीं तो सर, इफ अब बच्चा उसी को अगर रफ कॉपी में या किसी भी कॉपी में वो प्रैक्टिस कर लेता है लिखकर, तो वो हमारे लंबे समय तक मेमोरी में रहता है, स्टेप्स याद होते हैं उसके। यस सर, यस सर। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी आई हैव फॉलोड, वेरी नाइस। उससे थोड़ा सा लंबा समय तक याद रहता है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जैसे हम लोगों ने पीवाई क्यू सॉल्व किए बच्चों ने, एक चीज रहती है टेस्ट सीरीज। सो टेस्ट सीरीज को आप कैसे अडॉप्ट करते थे? मतलब हर दिन टेस्ट लेते थे, या फिर एक आपका पीरियड होता था कि मैं 4 दिन के बाद टेस्ट दूंगा? एक तो क्वेश्चन ये है कि आप कितना फ्रीक्वेंट टेस्ट देते थे, और हुँ। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि एक टेस्ट देने के बाद आप उसकी एनालिसिस कैसे करते थे? सर जैसे अगर प्रीलिम्स के टेस्ट की बात करेंगे, तो प्रीलिम्स में मेरा मैंने पहले 10-15 दिन लाइक आफ्टर द रिजल्ट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो 15-20 दिन मैंने मुझे खुद को दिए कि मुझे प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट्स कवर करने, पीआईक्यू वगैरह सॉल्व करके, तो मैं 3-3 दिन में टेस्ट देता था तब, फुल लेंथ टेस्ट। कि मैंने सब्जेक्ट वाइज़ नहीं दिए तब, मैंने डायरेक्ट फुल लेंथ शुरू कर दी। और उसके मार्क्स वगैरह देखता था, मार्क्स लिखता था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही है, सिली मिस्टेक्स कितनी है, टाइप ऑफ मिस्टेक्स क्लासिफाई करके देखता था कि मतलब कितने आ सकते थे अपने को और कितने आ रहे हैं। राइट। तो राइट। वैसे एनालाइज़ करता था। और सर मेंस की बात करें, तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने पिछली बार एनालाइज़ नहीं की थी। लाइक आई यूज्ड टू गिव द टेक्स्ट, मार्क्स देखता था लेकिन एनालाइज़ नहीं करता था कि कहाँ गलती हुई है, नया क्वेश्चन आया है, क्योंकि एक डर सा रहता था शायद, या फिर मैं फ़ोकस नहीं करता था, मैं और चीज़ों पे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करता था, फॉरेस्ट सर्विस वगैरह। और वो मेरा ओके, फर्स्ट फॉरेस्ट अटेम्प्ट था, सर्विस। तो सर तब हो नहीं पाया, लेकिन इस बार मैंने जैसे ही क्लास में टेस्ट दे के आ गए, वैसे ही हमें लाइब्रेरी या अपने घर पे जाके उस टेस्ट सीरीज़ को वापस सॉल्व करना है। जो तुम करके आए हो उसे रहने दो, रह दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं करके आए हो उसे वापस सॉल्व करना है। नोट्स देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर की आ जाती है। और जो नया क्वेश्चन मिलता है हमें टेस्ट सीरीज़ में, उसे हम नोट्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए, नोट्स में क्योंकि इंक्लूड रिवाइज़ करके। हो सके। सर ये मेरी एग्जैक्टली। वेरी नाइस। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई टेस्ट सीरीज की। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी 2024 के जो एआईआर रैंक 1 बैठे हैं, क्या जो जब वो शुरू में टेस्ट देते थे उनके भी कम मार्क्स आते थे, या शुरू से ही उनके बहुत ज्यादा मार्क्स आना शुरू हो गए थे? सर तो बच्चे पिछले डरते हैं बार कि की कम मार्क्स आ रहे हैं। सर पिछले बार की अगर बात करें तो काफ़ी कम आते थे। मतलब पेपर 1 में कहूँ तो 90 आते थे 300 में से, तो थोड़ा ओके। डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होता था काफ़ी। लेकिन सर इस बार मैंने मतलब मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे जो साथ में पढ़ाई करते थे वो क्वालीफाई हो चुके थे ईएससी, तो ओके। वो हो चुके थे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं प्रैक्टिस में कमी रह गई थी। प्रैक्टिस की वज़ह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लाइक स्टील स्ट्रक्चर्स हो या स्टील हो वग़ैरह, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस फिर बहुत बढ़ाई कि क्वेश्चन देखने से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही होता है, हम डर के छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, तो सर कॉन्फिडेंस अच्छा रखा तो मार्क्स अच्छे आने लगे थे मेरे शुरू से, लेकिन टाइम के साथ इम्प्रूव होते हैं। यस। तो कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट थे? कौन से शुरू में वीक सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट ईयर में जब आपने पहली बार दिया? सर फ़ेवरेट तो सॉइल वग़ैरह रहा है, मतलब क्योंकि वो बन जाते थे सवाल, कि क्योंकि किसी का भी जो सवाल बनते हैं वही फ़ेवरेट हो जाते हैं। सर स्ट्रक्चर, स्टील राइट, वग़ैरह राइट। नहीं बनते थे।
स्टील तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा ही खराब हो जाता है बच्चों का, तो सर स्टील लेकिन तो वो वीक रह जाता है। हाँ, अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे रेफरेंस बुक वगैरह से, तो सर स्टील भी काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस ज़्यादा कुछ डरना नहीं है, नहीं है, राइट। वही है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो हाउ मच द आईएएस मास्टर इंटरव्यू प्रोग्राम हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन? सर आई विल से कि हमें जितने मॉक इंटरव्यू हो सकते हैं उतने देने चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है मॉक इंटरव्यू से। तो सर आईएएस मास्टर्स का इंटरव्यू प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा था, लाइक जनरल नॉलेज वगैरह, क्योंकि समझो क्वेश्चंस यहाँ भी मैच नहीं किए, तो कहीं न गुड, कहीं काम आएँगे हमें। और सर ट्रू। जैसे मैंने पिछली बार काफ़ी क्वेश्चंस मैच किए थे, तो मैंने वही स्ट्रैटेजी की थी कि जो क्वेश्चंस होती है रिकॉर्डिंग वो हमें देखनी है, वो क्वेश्चंस लिखने, उसके आंसर्स लिखने हैं हमें। बस रिकॉर्डिंग देख के नहीं छोड़ना है, इंटरव्यू देख के नहीं छोड़ना है, लिखना है उसके क्वेश्चन आंसर, तो उसे हम ओके, रिवाइज़ कर सकेंगे। वेरी दैट विल नाइस। हेल्प मतलब एवरीवन। आपने छोटे से छोटे पॉइंट से जहाँ से भी सवाल पूछा गया, आपको नया सवाल दिखा, उसका आपने यस सर, आंसर लिखा अपनी कॉपी में। यस सर, दैट्स यस सर। नाइस। सो हाउ डिड यू नो अबाउट आईएएस मास्टर? Sir, IAS Master like is a famous institute along with other institutes. अच्छा, ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी है, वो एक बहुत एक तरीके से 1 साल की जर्नी तो होती ही है और आपकी तो 2 साल की जर्नी हो गई। तो इस जर्नी में कई बार ऐसा भी होता है, डिमोटिवेशन आता है कि क्या कर रहे हैं। कभी-कभी बच्चा सोचता है यार इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, डिमोटिवेट भी फील करते हैं। कभी ऐसा फील किया कि आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड? और अगर कभी ऐसा फील किया तो कैसे खुद को मोटिवेट किया, पुश अप किया कि नहीं अभी लगना है इस जर्नी पर? सर डीमोटिवेट फील होता है, मेनली रात को होता है फील। सुबह-सुबह तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, लेकिन रात को जब हम प्रैक्टिस करके थक के आते हैं, तब थोड़ा फील होता है। लेकिन वही है सर कि सोचना है कि हमने शुरू क्यों किया था? शुरू करते वक़्त ड्रीम क्या थी? तो और सर दोस्त लोग भी इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए आपके आस-पास में। आप डिमोटिवेटेड हो, तो आपका फ्रेंड भी आपके साथ डिमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए, वो आपको पॉजिटिव फील करवाना चाहिए। और फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट, आप किसी न किसी से बात करते रहिएगा, कुछ भी रहा तो वो सपोर्ट करते हैं। सो सर कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम आपका रहना चाहिए। रहना चाहिए, ओके। तो दोस्तों ने आपको खूब सपोर्ट किया, ये सर दोस्तों ने माँ-बाप ने, भाई ने, सबने किया सर। भाई किसी ने सबने मतलब सपोर्ट किया। नेगेटिव बात नहीं की मेरे सामने, लाइक 2 साल में कभी भी किसी ने नहीं कहा कि तुझसे नहीं हुँ। होगा। सबने कहा कि तेरा रैंक आएगा तू देख। दैट्स गुड, दैट्स ये पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर भी तभी आता है जब सराउंडिंग में जब पॉजिटिव अप्रोच हो। अभी आई वाज़ टॉकिंग विद अदर रैंकर और मैंने उनके अंदर भी देखा कि उनका भी पॉजिटिव अप्रोच था। मतलब पूरी जो उनकी जर्नी थी उसमें वो ही वाज़ टोटली पॉजिटिव और मुझे लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच काफ़ी हेल्प करता है किसी को यस सर। सिलेक्शन कराने में और फर्स्ट रैंक लाने में। तो आपने तो क्वालीफाई किया फर्स्ट रैंक। अच्छा यस रोहित आई वांट टू नो जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं क्या उनको कॉलेज से ही तैयारी कर लेनी चाहिए? व्हाट व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर उन्हें सर। फोर्थ ईयर में या पास आउट होने के बाद तैयारी करनी चाहिए? सर आई सजेस्ट कि कॉलेज के साथ ही पढ़ाई शुरू करनी है। अगर हम यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, इट विल मैच 90% विथ योर कॉलेज सिलेबस, और जो कुछ भी बच जाता है वो तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। तो थर्ड ईयर स्टार्टिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। सेकंड ईयर से नहीं कहूँगा क्योंकि होते नहीं है कवर। थर्ड ईयर स्टार्टिंग इज़ अ गुड टाइम। तुम्हें 2 साल मिलते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो तुम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कॉलेज ग्रेजुएट होते ही आप सेलेक्ट हो सकते हो, तो टाइम गैप नहीं रहेगा। जैसे मैं 24 इयर्स का हूँ, अगर मैं कॉलेज से ही करता तो मैं 22 इयर्स में भी हो सकता था। तो सर कॉलेज के साथ ही करना चाहिए, पहले ही सोच लो करना है। और सर क्या कि काफ़ी होते भी हैं लोग कॉलेज के साथ। यस सर। और जितनी यंग एज में जाएंगे डिपार्टमेंट में उतनी इज्जत भी खूब मिलती है यंग यस लोगों सर, को क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर कि ग्रोथ भी आप रहेगी, बहुत लाइक हायर आप। पोस्ट पे जाने वाले हैं। यस सर, रिटायर होते हुए फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी रहेगी आपकी कि आप एक अच्छी पोज़ीशन पे रहोगे, सो दैट विल इम्पैक्ट अ डेफिनेटली। लॉट। ओके, तो नाउअडेज यू नो दैट लर्निंग्स is available in the online mode as well and offline mode as well. तो आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऑनलाइन मोड से तैयारी करनी चाहिए बच्चों को ऑफलाइन मोड के थ्रू तैयारी करनी चाहिए? सर जो ट्रैवल कर नहीं सकते, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, they have to stick to the online learning as well as they can use the reference book and professors available in our their college.
और सर ऑफ़लाइन की बात करें तो ऑफ़लाइन उनके लिए जिन्हें घर पे अकेले पढ़ाई नहीं होती है, जिन्हें एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो उनके लिए ऑफ़लाइन सजेस्ट करूँगा। बाकी सर ऑनलाइन ऑफ़लाइन से आपका रैंक डिसाइड नहीं होगा, खुद ही आप डिसाइड करोगे क्योंकि माय फ्रेंड शाकिब ही इज़ आल्सो गॉट अ गुड रैंक 15th रैंक आई। तो लास्ट ईयर ओके। वो उसने पूरी ऑनलाइन क्लासेस की थी कॉलेज के साथ। So he went till interview. This time he cracked it. So sir, I'll say कि online offline doesn't matter, but they will depend upon your situation. सिचुएशन, योर हार्ड वर्क, योर प्लानिंग, जैसे आपने टेस्ट सीरीज की प्लानिंग करी, डेरिवेशंस के लिए बुकलेट बनाई, Yes, sir. शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस किया, तो मतलब जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज की उससे आप डाइवर्ट नहीं हुए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो तैयारी करते समय कुछ एक्टिविटीज करते थे खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए? डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स? कुछ कुछ कोई भी एक्टिविटी करते थे खुद को एंटरटेन करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए? सर ऐसे तो नहीं करता था, लेकिन करनी चाहिए ऐसे लगता है कभी भी कि कुछ ना कुछ रहना चाहिए साइड बाय साइड। लेकिन कभी-कभी बीच-बीच में कभी मेडिटेशन शुरू किया, कभी थोड़ा रनिंग को गए, बट ऐसे बंद शुरू होता रहा और जो कि होते रहता है। बट सर हमें लगे रहना है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई में। थोड़ा आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन 5-10 दिन का ब्रेक नहीं रहता है सर। ओके, 1 राइट। दिन का ब्रेक लेके आप शांत रह सकते हैं, कभी मूवी देख लिए। यस सर, यही। So how was your experience? Because for preparing for the engineering services examination, the right content and right approach is very important. So इस साल बहुत सारे बच्चों ने क्रैक किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना पूरा हार्ड वर्क दिया, लेकिन जैसे लास्ट ईयर आप एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे रुक गए थे और यस फिर सर। आगे खराब हो गया आपका पेपर। वैसे हो सकता है आप जैसे और भी बच्चे हों, तो क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे, या फिर जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा सके? सर जिनका लास्ट ईयर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत समय है, वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए क्योंकि आप एक लेवल पे ऑलरेडी है। आप एक स्टेज पे पहुँच चुके हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। द ओनली थिंग व्हिच यू नीड इज़ प्रैक्टिस। सो कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल अचीव द सक्सेस और यू विल अचीव सम गुड रैंक। एंड जो अभी नया शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, उसमें जो एनर्जी रहती है वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं रहती है। अगर मेरी भी एनर्जी बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी मुझमें, जो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं थी। लेकिन रैंक आया क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर थे वगैरह। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट की एनर्जी प्रॉपर्ली चैनलाइज़ कीजिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक आएगा। सो यस सर। तो आपने फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तैयारी करी तो उस समय आपने हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स बनाए नहीं बनाए, या फिर सर शॉर्ट नोट्स? नहीं सर, हर सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स बनाए, हर एक क्लास जाता था, एक भी क्लास मिस नहीं की, तो ओके। डिसिप्लिन रखा, तो काफ़ी एनर्जी थी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन सेकंड ओके, अटेम्प्ट तो में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। क्लास के साथ कैसे शेड्यूल को अपना मैनेज करते थे? मतलब क्लास के जो पढ़ाया गया उसको उसी दिन रिवाइज कर लेते थे, उस पे क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ाया उस पे जो सवाल करने हैं वो उसी दिन कर लेते थे, या फिर हफ्ते में वीकेंड में जाके करते थे? सर उसी दिन करता था, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बैकलॉग हो जाता है, तो जो बीच में हॉलिडेज़ आते हैं, कि जो अनप्लैन्ड रहते हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड या अपने साइड से, मतलब कुछ हॉलिडेज़ रहती है फेस्टिवल्स की, तो तब मैं घर पे नहीं जाता था। मैं घर पे गया ही नहीं था प्रिपरेशन के दौरान। तो तब मैं जो पिछले सब्जेक्ट थे उन्हें रिवाइज़ कर लेता था। दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे दिन में आप? जैसे कहते हैं ना सर टॉपर्स 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तो हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 टॉपर 24 के टॉपर कितने घंटे पढ़ते थे? सर जब एग्ज़ाम पास आती है तो 1-2 महीना 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। ओके। तो सर वही था, 12 घंटे तो पढ़ते थे। एग्जाम से 1 महीने पहले आप 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। ये सर 1-2 महीने उतना पढ़ सकते हैं सर, मतलब उतनी कैपेसिटी है अपनी, क्योंकि च क्योंकि नई मतलब चीज़ देखा तो जाए। पढ़ते नहीं है। वही नहीं सर। चीज़ों को रिवाइज़ करना है, फॉर्मूले रिवाइज़ करने होते हैं। तो नई यस सर। चीज़ पढ़ने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है 1 महीने पहले, एक लेकिन जो पढ़ा हुआ है हुँ, उसको रिवाइज़ करना मुझे लगता है अच्छा। यस। Okay, so Rohit, you are a very excellent student, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे, और जो विफल हुए हैं इस अटेम्प्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग आपका ये इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। आपका पॉजिटिव अप्रोच, आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी, बहुत सारे बच्चे नहीं करते ये स्ट्रेटेजी फॉलो।
क्लास में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया है कि भाई आप जब भी टेस्ट सीरीज के एनालिसिस करो तो उसके अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, अलग से उसकी अच्छी चीज लिख लो जो उसमें दिखे तुम्हें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू कंडक्ट करके कि आपने वो सारी सारी चीजें करी जो एक टॉपर के अंदर होनी चाहिए। यू रियली डिजर्व टू बी AIR रैंक वन। IAS मास्टर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू।